मिनहाज सिराज ने किताब लिखी तबक़ात नासरी। तबक़ात नासरी को अगर पढ़ोगे तो तबक़ात नासरी में एक शब्द लिखा हुआ है नासरी। नासरी का मतलब होता है नासिरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का बेटा था जिसकी 1229 के आसपास मौत हो गई थी और 1231 में इसका मकबरा बना था दिल्ली में, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, और ये हिंदुस्तान में बनने वाला पहला मकबरा था। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि ये तबक़ात नासरी में ये नासरी कौन है। परंतु तबक़ात नासरी एक किताब जो मिनहाज सिराज ने लिखी, इसका इतिहास में महत्व क्या है, क्यों इसको इतना इतना जो है हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। हाँ, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ते हैं कि इसको जो लिखा है वो मिनहाज सिराज ने लिखा है, जिससे हमें गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या छुपा है इस किताब के अंदर जिसको इतनी शिद्दत से पढ़ा जाता है। मिनहाज सिराज ने इसको लिखा है तबक़ात नासरी। तबक़ात नासरी हम इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं जब आप दिल्ली सल्तनत के स्रोत को पढ़ोगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने के लिए आपको 3-4 लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ने में आप हसन निज़ामी को पढ़ते हो। हसन निज़ामी का नाम सुना होगा आपने कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में भी थी हसन निज़ामी। आपने नाम सुना है मिनहाज सिराज का, तो मिनहाज सिराज इनका भी नाम आता है, मिनहाज सिराज का भी नाम आता है। और मिनहाज सिराज के अलावा आपको पढ़ना होता है बरनी का। बरनी के बाद आपको पढ़ना होता है अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो के साथ साथ शम्स सिराज अफ़ीफ़ को पढ़ना होता है। उसके बाद याया बिन अहमद सिरहिंदी को पढ़ना होता है। उसके बाद में आपको अब्बास खान शेरवानी की किताब तारीख़ शेरशाही पढ़नी होती है। वैसे तो तारीख़ शेरशाही सूरी वंश के बारे में विस्तृत वर्णन करती है, परंतु उसके जब वो बैकग्राउंड बताते हैं तो वहाँ पे लोदी वंश की भी चर्चा हो जाती है। तो अगर आपने हसन निज़ामी को पढ़ा है, अगर मिनहाज सिराज को पढ़ा है, बरनी को पढ़ा है, अमीर खुसरो को पढ़ा है, शम्स सिराज अफ़ीफ़ को पढ़ा है, अगर आपने याह्या बिन अहमद सिरहिंदी को पढ़ा है, अगर आपने जो है अब्बास खान शेरवानी को पढ़ा है, तो आप दिल्ली सल्तनत की व्याख्या आराम से कर सकते हो। दिल्ली सल्तनत की व्याख्या का मतलब केवल सुल्तान नहीं होता है। दिल्ली सल्तनत की राज व्यवस्था कैसी थी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकॉनमी कैसी थी, आप इन तमाम गहरे विषयों पे लिख सकते हो। और उन्हीं में से एक विषय है मिनहाज सिराज का। मिनहाज सिराज ने जब तबक़ात नासरी लिखी तो तबक़ात नासरी को इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है क्योंकि अगर आपको पढ़ना है इस्लाम के उदय से कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, तो इस्लाम के उदय से लेकर बलबन जब सत्ता में आने वाला है। बलबन सत्ता में कब आएगा? 1265 में। और ये किताब कब तक लिखी गई है? 1260। तो मिनहाज सिराज ने इस्लाम के उदय से लेकर 1260 तक की पूरी कहानी को लिखा है कि कैसे सत्ता में ये लोग आते हैं, कैसे गुलाम वंश के जो लोग हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कैसे जो है इल्तुतमिश सत्ता में आता है, कैसे रज़िया सुल्तान सत्ता में आती हैं, कैसे रज़िया सुल्तान इतनी योग्य होने के बावजूद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तमाम विषयों के ऊपर मिनहाज सिराज ने अपनी किताब तबक़ात नासरी में लिखा है। तो तबक़ात नासरी का रेलेवेंस ये है कि उसने इस्लाम के उदय से लिखा है, और इस्लाम के उदय से लिखते हुए उसने मोहम्मद गौरी पे भी लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक पे भी लिखा है, इल्तुतमिश में भी लिखा है, और इल्तुतमिश के साथ साथ रज़िया और बलबन के सत्ता में आने तक की कहानी लिखी है। मतलब कह सकते हो कि सत्ता में आने से पूर्व तक की कहानी लिखी है। इसीलिए तबक़ात अगर नासरी को नहीं पढ़ा जाएगा तो शायद आपको गुलाम वंश के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। फिर आप बोलोगे सर दूसरे सोर्स में लिखा होगा, बरनी ने लिखा होगा। तो बरनी ने किताब लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। बरनी ने किताब लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही क्या फ़िरोज़ शाह तुगलक पर बेस्ड है? नहीं, फ़िरोज़ शाह तुगलक पर बेस्ड नहीं है, केवल फ़िरोज़ शाह तुगलक को समर्पित है। परंतु उसका विषय वस्तु खंगालने बैठोगे तो विषय वस्तु के अंदर उसने 1260 जहाँ से
मिन्हाज ए सिराज ने लिखना छोड़ा था, उसी के आगे से लिखना शुरू किया और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के पहले 6-7 सालों का इतिहास लिखा है। मतलब 1358 तक के 1358-59 के तक इतिहास लिखा है। अगले 100 साल का इतिहास आपको बर्नी किताब मिलेगा। परंतु बर्नी ने केवल 1260 से लेकर 1358 तक का इतिहास थोड़ा लिखा है। बर्नी ने इल्तुतमिश पे भी कलम चलाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक पे भी कलम चलाई है, इल्तुतमिश पे भी कलम चलाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक पे भी कलम चलाई है, रज़िया सुल्तान पे भी कलम चलाई है। पर सतही, सतही का मतलब होता है हल्की सी कलम, हल्का सा लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मिन्हाज ए सिराज ने इस मुद्दे पे खूब विस्तार से लिखा है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन विषयों पे लिखना है जहाँ पे इतिहास पे लिखा नहीं है। तो बलबन पे लिखा नहीं था तो बलबन पे खूब लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक पे लिखा नहीं था तो खूब लिखा, जो है गयासुद्दीन तुगलक पे लिखा नहीं था खूब लिखा, अलाउद्दीन खिलजी पे खूब लिखा, उसी ढेर सारी पॉलिसीज़ को लिखा। इसीलिए अगर हमें गुलाम वंश के जो पहले दूसरे तीसरे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, अगर उनको ध्यान से पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान को पढ़ना है, तो हमें मिन्हाज ए सिराज की किताब तबक़ात नासरी को पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है उस दौर के बारे में जानने का, क्योंकि दूसरे सोर्सेस में इस मुद्दे पर विस्तार से वर्णन किया नहीं गया है। परंतु पता है, कभी आपसे कोई पूछेगा कि तबक़ात नासरी या मिन्हाज ए सिराज जो एक इतिहासकार है, इनकी कमी क्या है? इनकी एक बहुत बड़ी कमी है। मिन्हाज ए सिराज इतिहासकार की कसौटी पे फिट नहीं होते। इतिहासकार मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखता। इतिहासकार हमेशा तर्कों की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, स्रोत की बात करता है। वो बिना किसी सोर्स के कोई बात रख ही नहीं सकता। अगर वो कोई बात बता रहा है तो वो स्रोत के साथ बताएगा कि मैंने इसको यहाँ देखा, मैंने ये चीज़ यहाँ से उठाई, मैंने यहाँ से चीज़ बताई। मिन्हाज ए सिराज की सबसे बड़ी कमी यही है कि मिन्हाज ए सिराज से जब पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सत्ता स्थापित की, इसका श्रेय किसको जाता है, तो उसने कहा अल्लाह की जो है ये रहम करम है। इतिहास तर्क मांगता है और तर्क की कसौटी पे मिन्हाज ए सिराज कभी उतरते नहीं है, परंतु एक स्रोत है ये उस दौर के इतिहास को जानने का। इसीलिए मिन्हाज ए सिराज की किताब तबक़ात नासरी को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप दिल्ली सल्तनत के स्रोत को पढ़ना चाहते हो तो आप हसन निज़ामी को पढ़ो, आप मिन्हाज ए सिराज को पढ़ो, आप बर्नी को पढ़ो, अमीर खुसरो को पढ़ो, शम्स ए सिराज को पढ़ो, तारीख़ जो है मुबारक शाही को लिखने वाले याह्या बिन अहमद सरिंदी को पढ़ो और अब्बास खान शेरवानी को पढ़ो। कितने हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप 6 लोगों को पढ़ लोगे, दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास आपको लिख पाओगे। ये सब आपको क्या फ़ायदा मिलता है? ये सब आपको मेंस में लिखना होता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रीलिम्स में जब आप टफेस्ट क्वेश्चन की ओर जाओगे, है ना, प्रीलिम्स में कैसे हल्के फुल्के क्वेश्चन के लिए नहीं है, टफेस्ट क्वेश्चन के लिए है। अगर वो प्रीलिम्स में टफेस्ट क्वेश्चन बनाएगा और टफेस्ट क्वेश्चन के अंदर मिन्हाज ए सिराज से कंटेंट पूछेगा कि मिन्हाज ए सिराज ने जो तबक़ात नासरी लिखी है उसका कंटेंट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, तब आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा निर्णायक हो जाएगी। या फिर कभी आपको मुख्य परीक्षा में लिखना होगा, मेंस में लिखना होगा, और मेंस में लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप दिल्ली सल्तनत के स्रोतों को बताते हुए दिल्ली सल्तनत का इतिहास बताइए, या दिल्ली सल्तनत के स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सुल्तानों की स्थिति को बताइए, या दिल्ली सल्तनत के स्रोतों की व्याख्या करते हुए अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण प्रणाली की नीति को समझाइए। तब आपको इस तरह के विषयों को लिखने में आपको सहूलियत होगी। या समाज की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, धर्म को लेकर क्या स्वरूप था, फैक्ट नहीं, उसके पीछे के पूरे दर्शन को लिखने में ये बहुत सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको अपने इस कंटेंट से थोड़ी मदद की है। मैं इस तरह के वीडियोस आपके बीच में लाऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। उत्कर्ष परिवार आपके लिए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में
कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट लाया है। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलेगी कोर्सेज के ऊपर। अगर आपने कोर्स की वैधता बढ़ाने का प्रयास किया है तो 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये है कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे यूपीपीसीएस मेंस का कोर्स चल रहा है, ये आंसर राइटिंग बैच है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। अब लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है उसी को कैमरे के माध्यम से आपके फ़ोन तक पहुंचा देते हैं, तो वही है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। 5,500 रुपये फ़ीस है, आप इसको एनरोल कर सकते हो। ये डिस्काउंट अभी कुछ एक समय तक सीमित रहेगा, मतलब 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। यूपीपीसीएस की बात करोगे, मेंस का बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो। स्टूडियो का मतलब होता है जहाँ पे केवल हम आप ही को सिर्फ कैमरे पे पढ़ा रहे होते हैं। 3200 रुपये फ़ीस है, ये मेंस का बैच है। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है अर्जुन 4.0, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। इसकी जो फ़ीस है, प्राइम फ़ीस 9,500 रुपये, स्टैंडर्ड फ़ीस 4,500 रुपये है। इसके अलावा देखिएगा यूपीपीसीएस का मेंस का बैच है 2024 के लिए, जो मेंस अभी होने वाला है। टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 16 टेस्ट हैं, फ़ीस आपकी 2,000 रुपये है। इसके अलावा यूपीपीसीएस का आर का फाउंडेशन बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, 3,000 रुपये फ़ीस है, आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपीपीसीएस का आर का MCQ बैच है, 3.0 बैच है, स्टूडियो से लाइव चलेगा, 1,000 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा आपको जाके देखोगे तो आपको यूपीपीसीएस का आर का एक प्रीलिम्स का बैच मिल रहा है, टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, 400 रुपये फ़ीस है, आप इनरोल कर सकते हो, आपको जो बैच लेना हो ले सकते हो। जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे, फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखिएगा, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। स्टैंडर्ड फ़ीस 10,000 रुपये है, प्राइम फ़ीस आपकी 16,000 रुपये है। इसके अलावा आप यूपीपीसीएस यूपीएससी की फाउंडेशन बैच है, ये मेगा बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसका ऑफ़र प्राइस 8600 रुपये है, आप इसे भी देख सकते हो। और इसके अलावा यूपीपीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स का मेगा बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, इसकी ऑफ़र फ़ीस आपकी 5,000 रुपये है। तो ये सब कोर्सेज़ हैं और ये उत्कर्ष परिवार आपको बहुत ही सुटेबल या फिर रीज़नेबल प्राइस पे आपको देने का प्रयास कर रहा है। 23 तारीख से 28 तारीख तक की हमारी सेल है, आप इसको इसी में परचेज़ कर लेंगे तो आपको सस्ता में मिल जाएगा, नहीं तो इसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर बच्चों को दिक्कत होती है। हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और हम लोग खड़े हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र, हमारे देश का मुखिया हमारे द्वारा चुना गया है। हमारे देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, जनता तय करती है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री जनता स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तय करती है, और जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, परंतु चुना हमारे द्वारा चुना जाता है। परंतु मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी अपनी मर्जी से शासन नहीं कर सकता, जनता तय करती है। और जनता तय करती है, इसलिए भारत एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की पहचान है हमारा संविधान। ये वो दिन है जब संविधान लागू हुआ था। कानून, ये कानून बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। जब राजाओं का शासन था तो राजा जो चाहते थे वो अंतिम होता था। अब राजाओं का शासन नहीं है, जनता का शासन है। हुकूमत जो होगी वो जनता चाहेगी, ठीक है। तो अच्छे इस हुकूमत को बनाए रखिए, जनता का शासन बनाए रखिए, और जनता की अगर शासन बना के रखना चाहते हो, अगर चाहते हो भैया कि जनता ही शासन करे, जनता तय करे कि सरकार कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जनता जितनी अवेयर होगी डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। दुनिया हंसती थी भारत के लोकतंत्र के ऊपर। भारत में जितनी डाइवर्सिटी थी, जितनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में थी, तो गोरे मजाक उड़ाते थे, अमेरिकन्स मजाक उड़ाते थे कि भारत चलेगा नहीं। पर उनको ये बात नहीं समझ में आई कि लोकतंत्र का विचार, ये थोपा हुआ लोकतंत्र हमारे ऊपर नहीं है, लोकतंत्र हमारे ब्लड में है। भारत वो मुल्क है जो सहिष्णुता की बात करता है, भारत वो मुल्क है जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। ये वो देश है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मत को मानने और समझने की अनुमति है।
कभी गहराई से इस मुद्दे की बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर है ये देश, बहुत सुंदर। ये लोकतंत्र हम पर थोपा नहीं गया है, हम इस लोकतंत्र की पहचान है। चर्चा करेंगे कभी लोकतंत्र के ऊपर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।